So let us start with the section 230 कॉम्प्रोमाइज़ अरेंजमेंट एंड एमेलगेमेशन चैप्टर का. सो इस चैप्टर में टोटल मिला के जो चैप्टर 5 है ये मॉड्यूल का, सो उसमें टोटल मिला के सेक्शन 230 से लेकर 240 तक जो सेक्शंस हैं वो इसमें हुए हुए हैं इंक्लूड. मैंने इस वाले पर्टिकुलर वीडियो में सिर्फ सेक्शन 230 कवर करा है. वो इसलिए क्योंकि ये इस चैप्टर में से, इस सेक्शन में से काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चंस पूछ रखे हैं. तो मैं आपको दिखाऊंगा अगर आपको कि लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस है जो मॉड्यूल में है उसमें 7 हैं, बाकी केस सिनेरियो में मिला के हैं. देन आरटीपी का एक क्वेश्चन बैंक जो है उसमें से केस सिनेरियो इंक्लूड करा है. टोटल मिला के यहाँ पे देखा जाए ना 34 क्वेश्चंस है एमसीक्यू जो मैंने इंक्लूड करे हैं. ओके, सो इसमें मैंने ये दिखाऊँ आपको, ये इस तरीके से मैंने मॉड्यूल के और बहुत सारे क्वेश्चंस इंक्लूड कर रखे हैं इसमें. इसके क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे हम. सो बिना कोई देरी करे मैं आपको ये सेक्शन समझा लेता हूँ. फटाफट जल्दी से समझ लेते हैं सेक्शन को एक बार. और अगर आपने एक बार ये सेक्शन समझ लिया तो उसके बाद आपके क्वेश्चन करना ना थोड़ा टेक्निकल है ये सेक्शन, तो आराम से फिर क्लियर हो जाएगा आपका. कोई भी क्वेश्चन फिर बाद में होगा अगर आपको वो बहुत इजी लगने लगेगा. इसमें जनरली क्वेश्चन आते ही हैं, मतलब 3-4 क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं इसमें से. सो मैं आपको इसमें कुछ ट्रिक्स भी बताऊँगा याद करने की. ये रही वो ट्रिक्स, ठीक है. इसमें याद करने की ट्रिक्स भी बताऊँगा मैं. तो एक बार अगर आपने ये समझ लिया तो उसके बाद आपके लिए इजी हो जाएगा. इसके अलावा और भी सेक्शंस के मैंने वीडियोस अपने डाल रखे होंगे, आगे डालूंगा मैं, ठीक है. तो आप उन्हें भी देखते रहना मेरे चैनल पे. ये आपके SPOM सेट ए के लिए और IBS के लिए स्पेशली बहुत काम में आने वाली है वीडियो, सही है ना. सो चलो एक बार स्टार्ट करते हैं सेक्शन 230 के ऊपर. सो आई थिंक लगभग सबको पता होगा, अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ. ये चैप्टर में एक क्या होता है, कॉम्प्रोमाइज़ होता है, एक अरेंजमेंट है एंड एक एमेलगेमेशन से रिलेटेड इसमें जितने भी टॉपिक्स हैं वो कवर्ड है. तो इन सब को ना, कॉम्प्रोमाइज़ हो गया या अरेंजमेंट हो गया, एमेलगेमेशन हो गया, इन सबको स्कीम बोलते हैं. इस पूरे चैप्टर में ना स्कीम बोलते हैं. तो इसकी स्कीम जो होती है ये स्कीम अप्रूव करने के लिए होता है. तो अप्रूव कैसे होगा, कैसे नहीं होगा और क्या होगा क्या नहीं होगा, तो वो सेक्शन 230 में लिखा हुआ है. अब सेक्शन 230 में जो है वो टोटल मिला के मैं आपको बताऊँ 12 सबसेक्शन है. ये टोटल 1 से लेकर 12 तक सबसेक्शन है. तो एक ओवरव्यू आपको बता देता हूँ. वैसे हालांकि आपको सब सेक्शन याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये फटाफट जिससे कि आपको ये पूरा सेक्शन में क्या है क्या नहीं करना वो आपको पता चल जाएगा. तो सेक्शन 1, 2, 3, 4 ऐसे करके, और मैं आपको बता दूँ इसमें से कौन कौन से इंपॉर्टेंट है. एक तो ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से कौन कौन बुला सकता है, कौन कौन कॉम्प्रोमाइज़ अरेंजमेंट के लिए इसमें मीटिंग के लिए बुला सकता है, कौन कौन फाइल कर सकता है. दूसरा ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है, डिस्क्लोजर. नोटिस बहुत इंपॉर्टेंट है. देन वोटिंग इम्पॉर्टेंट है. देन सेक्टोरियल वाला है, ये इंपॉर्टेंट है. देन बाइंडिंग ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल, ये भी इंपॉर्टेंट है. इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ रखे हैं इंस्टीट्यूट ने. देन पर्टिकुलर्स टू बी स्टेटेड इन द ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल, ये इंपॉर्टेंट नहीं है इतना. फाइलिंग ऑर्डर भी इतना, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है. ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी नहीं है. बस लगभग यही इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको बताया ना, यही सेक्शन से इसमें से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सब सेक्शन इसमें से, ठीक है. तो अब मैं आपको एक बार पहले इसका ये चार्ट्स के थ्रू ना, ये देखिए चार्ट के थ्रू आपको पूरा सेक्शन समझा दूंगा मैं आपको. और जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट होंगे, जहाँ मतलब मैं आपको बताऊंगा ना कि वो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस पूछ रहे हैं इंस्टीट्यूट, वो मैं आपको बता दूंगा. तो उससे पहले मैंने एक एग्जांपल ले रखा है. अब आप इसको पहले एक चार्ट को समझने की कोशिश करो, आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा ये मतलब क्या है, सेक्शन क्या बोलना चाह रहा है, ठीक है. अब आप देखो इसमें कि जैसे कि कंपनी बना रखी है मैंने, सपोज करो कंपनी है, एंड देन इसकी बैलेंस शीट बना रखी है. कंपनी को मैंने रिप्रेजेंट कर रखा है एक बैलेंस शीट के थ्रू. यहाँ पे ये हो गया लाइबिलिटी साइड, ये एसेट साइड. अभी हमें एसेट साइड देखना नहीं है. लाइबिलिटी साइड में शेयर कैपिटल होता है एंड देन आउटसाइड लाइबिलिटीज़ होती है. सो अभी मैं इसमें एक वो ले रहा हूँ कि पहले आपको बता देता हूँ कि इसमें मेन कैरेक्टर क्या क्या है इसमें, इस वाले सेक्शन में, जिससे कि ना बहुत ईजिली आप कनेक्ट कर सको. तो ये रहा कंपनी, ये कंपनी की वेबसाइट. ये अभी काम में आएगा, जो मैं बताऊँगा वो काम में आएगा बाद में, अभी आप देखना. तो शेयर कैपिटल जो होल्ड करते हैं वो जनरली मेंबर्स होल्ड करते हैं, ठीक है. एंड देन जो आउटसाइड लाइबिलिटीज़ है, एक तो क्रेडिटर होते हैं, डिबेंचर होल्डर्स होते हैं. क्रेडिटर्स में सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड दोनों क्रेडिटर हो सकते हैं, सही है. अभी फ़िलहाल जो मैं बता रहा हूँ आप बस उसको सुनो. देन इसमें आता है एक NCLT, सही है. और आपका हो गया ये रहा ROC, यहाँ पे लिक्विडेटर है. मतलब ये चार्ट एक बार आप समझ जाओ ना, फिर आप आसानी से समझ जाओगे पूरा के क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं. एंड देन ये रेगुलेटर्स है, ये रेगुलेटर्स की लिस्ट है ये पूरी, रेगुलेटर्स, ठीक है ना. ये रेगुलेटर्स की लिस्ट है पूरी पूरी, मैं आपको बताऊंगा ये सब कुछ. तो अब आप समझो जैसे एक कंपनी है, ये रही कंपनी.
इसके अंदर मैंने एक एग्जांपल ले रखा है, मेंबर्स हैं टोटल मिला के 800 मेंबर्स हैं, ठीक है। अब ध्यान से सुनना अभी आप, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये इसके अंदर टोटल 800 मेंबर्स हैं जिनके पास टोटल मिला के 40 लाख शेयर्स हैं ऑफ 10 ईच, 40 लाख शेयर्स ऑफ 10 ईच। तो इसका शेयर कैपिटल हो गया 4 करोड़, सही है। ऐसी क्रेडिटर्स हैं, सपोज उसमें सिक्योर्ड क्रेडिटर्स हैं, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स हैं। सिक्योर्ड क्रेडिटर्स 90 है, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स 5 है। इनकी रिस्पेक्टिव वैल्यू 80 लाख एंड 20 लाख, इनका टोटल मिला के 1 करोड़ बैठ रहा है, सही है। सो अभी इसको जस्ट एग्जांपल के लिए लेने के लिए मैंने इसमें एक ये अभी है आपको ये बताया है। अब ये हो गया NCLT। अब देखिए सेक्शन 230 क्या बोलता है कि अगर कोई भी स्कीम आती है, मैंने आपको बताया था स्कीम में कॉम्प्रोमाइज़, ठीक है, या फिर अरेंजमेंट या फिर अमेलगमेशन, कोई भी स्कीम आ सकती है तो उसको स्कीम बोलेंगे हम इन जनरल। आगे के सेक्शंस में आगे वो स्कीम ही बोलते हैं उसे। तो कोई भी स्कीम आती है ना, तो वो जनरली 3 लोग डाल सकते हैं। ये सेक्शन 4 लोग डाल सकते हैं। कौन कौन डाल सकते हैं मैं बताता हूँ आपको। तो वो NCLT के पास जाएगी हमेशा, सबसे पहले NCLT के पास, इनके पास स्कीम जाएगी वो अप्रूव होने के लिए। तो कौन कौन डाल सकता है, ये देखो मैंने आपको एरो से दिखा रखा है, ये सब सेक्शन 1 है, इसमें बता रखा है। एक तो मेंबर्स डाल सकते हैं NCLT के पास, सही है। एक क्रेडिटर्स डाल सकते हैं NCLT के पास, ये स्कीम, सही है, सबमिट कर सकते हैं। अगर कंपनी वाइंडिंग अप में जाने वाली है तो लिक्विडेटर भी डाल सकता है। तो यहाँ पे मैंने लिख रखा है इफ़ एनी, तो लिक्विडेटर है वो भी डाल सकता है इसमें। और कौन डाल सकती है, देखो यहाँ से कंपनी खुद भी डाल सकती है। हो सकता है कंपनी को खुद को डालना हो तो वो कंपनी खुद भी डाल सकती है NCLT में स्कीम, सही है ना। सो स्कीम अपनी सबमिट कर सकती है NCLT में। सो ये हो गया सेक्शन नंबर 1, बहुत ही ईजी है, कुछ नहीं है। कौन कौन इसमें, इसको मैं आपको एक बार लास्ट में रिवाइज भी करा दूंगा। सो एक तो कंपनी डाल सकती है, मेंबर्स डाल सकते हैं, अपना स्कीम सबमिट कर सकते हैं, क्रेडिटर सबमिट कर सकते हैं, और अगर कोई लिक्विडेटर होगा इसमें अपॉइंटेड तो वो लिक्विडेटर डाल सकता है। ओके, सब सेक्शन 1 कंप्लीट। अब इसमें सब सेक्शन 2 देखते हैं। जब ये लोग अपनी एप्लीकेशन NCLT में सबमिट कर देंगे, जो भी स्कीम की एप्लीकेशन सबमिट कर देंगे, तो NCLT क्या बोलता है फिर। अब देखो सेकंड उसमें, अच्छा एक चीज़ और है, जब ये अपना स्कीम देंगे NCLT को सबमिट करेंगे तो अलॉन्ग विद एप्लीकेशन, जो भी एप्लीकेशन देंगे तो एप्लीकेशन के साथ, सब सेक्शन 2 बोलता है एप्लीकेशन के साथ ना एक एफिडेविट आपको सबमिट करना पड़ेगा। मतलब NCLT को जब भी आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट करोगे उसके साथ साथ एक एफिडेविट भी आपको सबमिट करना पड़ेगा, जिसमें कुछ डिस्क्लोजर्स देने पड़ेंगे। अब देखो वैसे तो ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, इतना क्या क्या डिस्क्लोजर्स हैं, लेकिन इसमें ना कुछ क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने यहाँ से पूछ रखे हैं, मैं आपको बताता हूँ कहाँ से। देखो इसमें A, B और C 3 चीज़ें इसमें डिस्क्लोज करनी पड़ेंगी। पहले तो ऑल मटेरियल फैक्ट्स रिलेटेड टू कंपनी, जिसकी जैसे कि उसकी लेटेस्ट फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, लेटेस्ट ऑडिटर्स रिपोर्ट क्या है, कोई पेंडेंसी तो नहीं है, कोई इन्वेस्टिगेशन प्रोसीडिंग तो नहीं हो रही। ये जनरली मैंने इसको रिमेंबरिंग ट्रिक बता रखी है, बताऊंगा अभी आपको। सेकेंडली, अगर कोई रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल हो रहा है सेक्शन 66 के हिसाब से जो होता है ना पहले कंपनीज एक्ट में, तो अगर उसमें रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल हो रहा है, मतलब स्कीम के थ्रू इस चैप्टर में, तो वो डाल सकता है। और तीसरा इसमें से आता है इंपॉर्टेंट, ये मैंने 2 मार्क कर रखे हैं। तो तीसरा, अगर स्कीम ऑफ CDR है, CDR बोले तो ये कॉर्पोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग। सो कॉर्पोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग अगर हो रही है तो उसमें सिक्योर्ड क्रेडिटर्स जितने भी होंगे, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स इन वैल्यू 75% से ज़्यादा अगर वो कंसेंट देते हैं तो ही वो अपना ये डिस्क्लोजर और एफिडेविट में सबमिट करें CDR से रिलेटेड। तो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था ना, ये सिक्योर्ड क्रेडिटर्स एंड अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, तो इसी वजह से मैंने ये बाइफरकेट किया था, बाकी और कोई वो वजह नहीं थी। तो इसमें सिक्योर्ड क्रेडिटर्स अगर इसके 75% से ज़्यादा सिक्योर्ड क्रेडिटर्स अप्रूव कर देते हैं इस चीज़ को, ठीक है, तो 3/4 इसका हुआ, मतलब आपका हो गया 80 लाख का 3/4 मैं बताऊँ आपको, ये 60 लाख हो गया, ठीक है। 60 लाख अगर इसके इन वैल्यू अगर सबमिट करते हैं कि हमें CDR करवाना है, इन वैल्यू कंसेंट देते हैं, तो ये तो आपको साथ में ये भी अटैच करना पड़ेगा। अब ये क्या क्या अटैच करना पड़ेगा मैं आपको बता रहता हूँ, वो कैसे होगा। देखो, एक तो क्रेडिटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट देना पड़ेगा, ये देना पड़ेगा इन्हें सेफगार्ड ऑफ फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ अदर सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। तो जो बाकी के सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स हैं उनका सेफगार्ड जो होना चाहिए वो। अब
जो तीसरा जिसमें से इंस्टीट्यूट ज़्यादातर पूछता है क्वेश्चन, मतलब पूछ सकता है इसमें से, एक तो रिपोर्ट बाय द ऑडिटर दैट द फंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंपनी आफ्टर द CDR एज अप्रूव शैल कन्फर्म टू द लिक्विडिटी टेस्ट, ये वर्ड याद रखना, लिक्विडिटी टेस्ट ये आएगा बाद में, बेस्ड अपॉन द एस्टिमेटेड प्रोवाइडेड देम टू देम बाय द बोर्ड। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है इसमें। और साथ में आपको क्या करना है, अगर RBI कॉर्पोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग करवा रहा है, गाइडलाइन स्पेसिफाइड बाय RBI के हो रहा है, तो उसका स्टेटमेंट आपको सबमिट करना है और एक वैल्यूएशन रिपोर्ट सबमिट करनी है, किसकी, शेयर्स की, प्रॉपर्टी की, सारे एसेट्स की, किसके थ्रू, रजिस्टर्ड वैल्यूअर जो करके देगा वो, उसके थ्रू। सही है। अब देखो इसको याद करने की ट्रिक मैंने बता रखी है आपको इसमें, रिमेम्बरिंग ट्रिक। ये तो जितने भी हैं फैक्ट्स हैं रिलेटेड टू कंपनी है, ये वाला रिलेटेड टू मेंबर्स है और ये वाला रिलेटेड टू क्रेडिटर्स है। सो अगर क्रेडिटर्स अपना CDR करते हैं कुछ, तो उसमें एफिडेविट में ये देना पड़ेगा। अगर मेंबर्स का रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल हो रहा है तो वो ये देना पड़ेगा साथ में, और कंपनी का तो ये डिस्क्लोजर है ही। ठीक है, तो ये 3 चीज़ हो गई, नॉट सो इम्पॉर्टेंट फॉर क्वेश्चन, बट ये जो मैंने 2 पॉइंट मार्क करवा रखे हैं और ये वाला, तो ये आपको याद करना है। सही है, ये हो गया नंबर 2 सेक्शन, सब सेक्शन 2। अब सब सेक्शन 3 में क्या बोलता है कि NCLT बोलेगा कि आप ना मीटिंग करवाओ, मतलब वो एक्चुअली वैसे 1 में ही बोल देता है मीटिंग करवा दो, कि आपको ना मीटिंग करनी है। सही है, सब सेक्शन 1 में ही बोल देता है कि मीटिंग करनी है। तो जब मीटिंग होती है ना, मीटिंग से पहले नोटिस जाना होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला सेक्शन, सब सेक्शन 3। तो जो नोटिस होता है ना वो मतलब कंपनी को मतलब नोटिस निकालना पड़ेगा। ठीक है, और नोटिस में अलॉन्ग विद एनेक्शर में जाएगा, उसमें एनेक्शर में क्या क्या जाएगा, नॉट सो इम्पॉर्टेंट, फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं, अगर आ गया तो ठीक है। तो नोटिस के साथ एक एनेक्शर इनको अटैच करना पड़ेगा। तो एनेक्शर में क्या होगा, डिटेल्स ऑफ कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट, जो भी स्कीम होगी ना कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट की, और कॉपी ऑफ वैल्यूएशन रिपोर्ट अगर कोई है, वैल्यूएशन रिपोर्ट की, इफेक्ट्स क्या क्या आ रहा है, किन पे इफेक्ट क्या क्या आ रहा है मैं इसका बता देता हूँ। एक तो KMP पे इफेक्ट क्या आ रहा है, प्रोमोटर मेंबर्स पे क्या आ रहा है, नॉन प्रोमोटर मेंबर्स पे क्या आ रहा है, क्रेडिटर्स पे क्या इफेक्ट आ रहा है, डिबेंचर होल्डर्स पे क्या आ रहा है। सही है, सो ये तो इंटरनल बंदे हो गए और ये एक्सटर्नल बंदे हो गए तो ऑफ द कंपनी। तो एक तरीके से ये इफेक्ट इस पर क्या आ रहा है, और दूसरा इफेक्ट और दूसरा कोई इफेक्ट आ रहा है कोई मटीरियल इंटरेस्ट का, किसके ऊपर, डायरेक्टर्स या डिबेंचर ट्रस्टी के ऊपर। आप पढ़ो, द इफेक्ट्स ऑफ द कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट ऑन एनी मटीरियल इंटरेस्ट ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी और द डिबेंचर ट्रस्टी। ठीक है, तो ये एनेक्शर आपको इसके साथ अटैच करना पड़ेगा नोटिस के साथ। अभी नोटिस तो आ गया, ये नोटिस आपको किस किस को देना है, तो नोटिस ना आपको लगभग सबको देना है। देखो सबसे पहले तो आपको एक न्यूज़पेपर में देना है नोटिस। ठीक है, दूसरा क्या करना है, ये नोटिस ना आप सेबी को दोगे इन केस ऑफ, ठीक है, जिससे कि फॉर इंक्लूजन ऑन सेबीज वेबसाइट, अगर सेबी की वेबसाइट पे इंक्लूड करना है, आई थिंक ये लिस्टेड एंटिटी के लिए है, तो अगर ये नोटिस ये जो है सेबी की वेबसाइट पे, जिससे कि ये सबमिट हो सके। फिर नोटिस और कहाँ जाएगा, ये नोटिस अलॉन्ग विद एनेक्शर, ये देखो मैंने यहाँ पर डाल रखा है वेबसाइट पे, सो एक कंपनी की वेबसाइट पे जाएगा। सही है, कंपनी की वेबसाइट पे ये नोटिस अटैच होगा। और किसको जाएगा ये नोटिस जाएगा इन सेक्टोरल रेगुलेटर्स को। कौन कौन से हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट है, इनकम टैक्स है, RBI है, सेबी है, रजिस्ट्रार, ROC, रेस्पेक्टिव स्टॉक एक्सचेंज है, ऑफिशियल लिक्विडेटर अगर कोई अपॉइंटेड है तो, CCI है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है, और अदर सेक्टोरियल अथॉरिटीज़। अब देखो इसका रीज़न क्या है, मैं बताऊँ आपको, छोटा सा 2 मिनट का रीज़न बताऊँगा आपको, कि इन सब के पास ही रिप्रेजेंटेशन जाएगा कि अगर इनका कोई बकाया है इनका, या फिर अगर इनसे कुछ रिलेटेड, अगर मान लो इसका कुछ लेना बाकी है इनसे, गवर्नमेंट को कुछ इससे रिलेटेड कुछ अगर रिप्रेजेंटेशन भेजना है, या इनसे टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट करना है, तो वो इसके लिए इन्होंने इसके लिए भेजा है इनको। सही है ना। अब देखो इसको, वैसे तो ये लिस्ट अगर याद नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। CCI को क्यों भेजा है, CCI को इसलिए भेजा, सपोज़ करो और कल को बहुत बड़ा मर्जर हो रहा है, ठीक है, मर्जर हो रहा है, और उस मर्जर में क्या हो रहा है, सपोज़ करो आप टाटा ग्रुप और महिंद्रा ग्रुप और कौन सी हीरो ग्रुप, सपोज़ करो ये सारे के सारे एक साथ मर्ज हो रहे हैं, तो भैया कंपटीशन मार्केट में बिल्कुल एकदम ख़त्म सा हो जाएगा बाकी और उनका। तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जो होता है ना, इस पे नज़र रखता है इन चीज़ों पे, CCI, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया।
तो ये सब मोनोपोली ना हो, ओलिगोपोली ना चले मार्केट में, सही है, तो इसलिए रखते हैं ये लोग। कल को मान लो न्यूज़ आ गई एयरटेल, जियो और वोडाफोन तीनों एक साथ हो गए, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा। तो इसलिए CCI से आपको भी एक वो चाहिए होता है लेटर। अब तो ये ट्रिक मैंने बता रखी है याद करने की, अगर आपको याद करना हो तो करो, वरना कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जिनको याद करना है उसके लिए ट्रिक बता रखी है मैंने। एक तो ऑफिशियल लिक्विडेटर होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया, उसके अंडर में इनकम टैक्स और ROC आ गया, RBI हो गया, सेबी हो गया, सेबी के अंडर में स्टॉक एक्सचेंज आ गया, CCI हो गया और अदर रेगुलेटर्स हो गया। अदर रेगुलेटर्स में कौन कौन हो सकते हैं, जैसे अगर इंश्योरेंस कंपनी से रिलेटेड हो तो IRDAI होगा, ठीक है, सो IRDAI हो गया, तो अदर रेगुलेटर वहाँ से हो सकता है। GST डिपार्टमेंट भी हो सकता है। ये तो जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको, बाकी ठीक है चलो। तो ये इन सबको नोटिस जाएगा। और किसको नोटिस जाएगा मीटिंग का, भाई मीटिंग में जिसको आना है उसको भी तो नोटिस जाएगा। तो ये देखो मैंने यहाँ से यहाँ पे किस में डाल रखा है नोटिस, ये देखो ये दे रखा है नोटिस, किस किस को जाएगा देखो, और किसको जाएगा नोटिस, एक तो मेंबर्स को जाने वाला है नोटिस, सारे मेंबर्स को, 800 के 800 मेंबर्स को। और किसको जाएगा, सारे क्रेडिटर्स को जाएगा, सारे सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड और डिवेंचर होल्डर्स को। ये डिवेंचर होल्डर का बस इतना ही काम था यहाँ पे नोटिस भेजने के लिए, दिखा रखा है मैंने यहाँ पे, क्योंकि मॉड्यूल में दे रखा है ये, सही है ना। सो ये नोटिस सब पे जाएगा एट देयर रजिस्टर्ड एड्रेस। तो जो भी इनका रजिस्टर्ड एड्रेस होगा ना, रजिस्टर्ड एड्रेस उस पे जाएगा, सब पे रजिस्टर्ड एड्रेस पे जाएगा, जिससे कि इनको पता चले कि ये जो मीटिंग हो रही है। अब देखो एक छोटी सी बात बताऊँ, वैसे तो एक इम्पॉर्टेंट नहीं है इतनी। देखो इनको नोटिस जो गया ना, एक तो न्यूज़पेपर के थ्रू गया, फिर वेबसाइट के थ्रू गया, फिर इनके खुद के घर पे भी गया। तो इससे क्या ना मेंबर्स को पता चल जाता है कि हाँ ऐसे कुछ मीटिंग होने वाली है। तो 800 के 800, अब जो मैं एग्जांपल लेने वाला हूँ ना, जो भी आगे लूँगा मीटिंग है, वो मैं सिर्फ रिलेटेड टू मेंबर्स लूँगा। हालांकि इसमें क्रेडिटर्स भी आ सकते हैं, लेकिन मैं रिलेटेड टू मेंबर्स ही लूँगा, क्योंकि ज़्यादातर इंस्टीट्यूट ने इससे ही क्वेश्चन पूछ रखे हैं, सही है। अब देखो सबसेक्शन 4 क्या बोलता है कि सपोज़ करो कि जो वोटिंग होगी, जो भी वोटिंग होगी इसमें मीटिंग के अंदर, वो सबसेक्शन 4 ये बोलता है कि वोटिंग विद इन 1 मंथ ऑफ नोटिस होगी। तो जो भी वोटिंग करेगा, मेंबर्स करेंगे या फिर क्रेडिटर्स करेंगे, वो विद इन 1 मंथ ऑफ नोटिस करना पड़ेगा उन्हें, ऑफ रिसीट ऑफ नोटिस। एक बात ध्यान रखना, पूरे सेक्शन में ना जहाँ भी नोटिस आ रहा हो, जहाँ भी कुछ भी आ रहा हो, वो रिसीट है, सब जगह रिसीट है, ये ध्यान रखना। मैं भी आपको इसका ट्रिक बताऊँगा लास्ट में। नोटिस का रिसीट वाला है, ठीक है। तो ये नोटिस जिसको किस किस को जाएगा नोटिस, ये अभी आप बताओ। तो ये नोटिस जाएगा एक तो जो मेंबर्स होंगे या क्रेडिटर्स होंगे, वो उनके प्रॉक्सी को भी जा सकता है, मतलब वो प्रॉक्सी मतलब उनके मेंबर्स और क्रेडिटर सबको जाएगा। और वो वोट कैसे करेंगे वहाँ पे, या तो खुद आके करें या पोस्टल बैलेट के थ्रू करें, या ये लोग अपना प्रॉक्सी भी दे सकते हैं। ये बड़ा ध्यान रखना, इसके ऊपर क्वेश्चन है, इंस्टीट्यूट ने पूछ रखा है। ये अपना प्रॉक्सी भी भेज सकते हैं वोट करने के लिए। क्या प्रॉक्सी का मेंबर होना ज़रूरी है? बिल्कुल नहीं। क्या एक भी शेयर होल्ड करना ज़रूरी है? बिल्कुल नहीं। प्रॉक्सी कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो ये एक तो इम्पॉर्टेंट है, सबसेक्शन 4 में आ गया। दूसरा सबसेक्शन 4 में एक चीज़ और है कि अब इन 800 के 800 मेंबर के पास पहुंच गया। अब इसमें से हो सकता है किसी को ऑब्जेक्शन हो इससे रिलेटेड कि भाई ये आप ये स्कीम क्यों लेके आ रहे हो, तो ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं मेंबर्स ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं जिनका 10% और मोर इन वैल्यू हो, जिनके पास जो होल्ड करते हो 10% और मोर इन वैल्यू मतलब जैसे 4 करोड़ की शेयर कैपिटल है तो 40 लाख्स हो गया, मोर देन इक्वल टू 40 लाख्स वाले जो मेंबर्स होंगे ना, वो ऑब्जेक्शन अपना सबमिट कर सकते हैं। किसे? एनसीएलटी को वो अपना सबमिट कर सकते हैं, जो भी होगा ऑब्जेक्शन। और कौन ऑब्जेक्शन कर सकता है इसमें? क्रेडिटर्स कर सकते हैं। तो क्रेडिटर्स के लिए क्या बोल रखा है? 5% और मोर ऑफ द टोटल आउटस्टैंडिंग डेट। टोटल आउटस्टैंडिंग डेट देखना है, मतलब टोटल आउटस्टैंडिंग डेट जैसे मैंने इस क्वेश्चन में ले रखा है, इस वाले सैंपल में वो 1 करोड़ है। सो 1 करोड़ का 5% हो गया 5 लाख। सो 5 लाख से ऊपर से चार्ज जितने भी वो होंगे क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग डेट होगा जिनका, वो ऑब्जेक्शन क्रिएट कर सकते हैं और एनसीएलटी को दे सकते हैं, ठीक है। ये हो गया सबसेक्शन 4। अब देखो जब इन्होंने ऑब्जेक्शन करा है तो अब रेगुलेटर के पास भी तो गया नोटिस, तो रेगुलेटर की बारी आई है। तो रेगुलेटर, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से भी इंस्टीट्यूट क्वेश्चन पूछ रहा है। तो जब भी रेगुलेटर के पास जब भी जाता है ये नोटिस जाता है, तो उसके विद इन 30 डेज़ में ऑफ रिसीट ऑफ नोटिस, ये ध्यान रखना है, ऑफ रिसीट ऑफ नोटिस है, नॉट
इशू ऑफ नोटिस नहीं है, ये ध्यान रखना है। इशू नहीं है, रिसीट ऑफ नोटिस, रिसीट ऑफ नोटिस। तो तब 30 डेज़ के अंदर इनके रिप्रेजेंटेशन भेजना है, और अगर 30 डेज़ के बाद भेजा तो रिप्रेजेंटेशन किसे क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा, इनवैलिड रहेगा। तो रिप्रेजेंटेशन किसे भेजना है, एनसीएलटी को भेजना है, ये ध्यान रखना। यहाँ पे सब कुछ जो भी काम करना है ना वो एनसीएलटी, ये भी एनसीएलटी को देंगे। जो मेंबर्स और क्रेडिटर्स भी ऑब्जेक्शंस होंगे वो भी किसे देंगे, वो भी एनसीएलटी को देंगे, सही ना। सो ये हो गया सबसेक्शन 5। अब आई थिंक आप ये अभी तक आपको समझ में आ रहा होगा। मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा ना जब बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, अभी आपको देखना। तो ये चला गया नोटिस, ये आ गया रिप्रेजेंटेशन। अब फाइनली क्या होगा, मीटिंग होगी। अब देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये से मार्क कर लो, बिल्कुल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसी में से ही सबसे ज़्यादा टेक्निकल क्वेश्चंस आते हैं, और अगर आपने ये समझ लिया ना एक बार, आपके मैक्सिमम चांसेस हैं कि इसी में से ही क्वेश्चन आएगा, मीटिंग में से। अब देखो ध्यान से सुनना, मेरी बात सुनना। टोटल मेंबर्स जो हैं वो 800 थे मेरे एग्जाम्पल में, मेरे वाले एग्जाम्पल में जो टोटल मेंबर्स थे वो 800 थे, जिनके पास 40 लाख शेयर्स हैं, 10 ईच, मतलब 4 करोड़ के। सबको नोटिस गया होगा। तो यहाँ पे देखो मीटिंग में, अब मीटिंग में क्या होता है, सबसे 6 में क्या लिखा हुआ है कि 800 मेंबर को नोटिस गया है। तो अब जरूरी थोड़ा ना 800 के 800 मेंबर मीटिंग में आ जाए। हो सकता है बहुत से प्रीऑक्यूपाइड हो, कहीं ना कुछ कर रहे हो, जिनको मतलब कुछ काम हो। तो उनमें से 800 में से, अब देखो 800 में से कितने मीटिंग में आए, 500 मीटिंग में आए, जिनके पास 25 लाख शेयर्स पड़े हुए थे। 25 लाख, अभी ध्यान से सुनना इस चीज़ को, 25 लाख शेयर्स पड़े हुए थे जिनके पास, 500 मीटिंग में आए। उनमें से 100 ने कोई वोट ही नहीं दिया, एब्सटेन कर दिया, नो वोट दिया, कुछ नहीं दिया, जिनके पास 5 लाख शेयर थे। और 400 ने वोट दिया, ठीक है। तो 500 में से 400 ने वोट दिया और 100 ने एब्सटेन कर दिया। तो इन्हें तो मारो इग्नोर, इन्हें तो मार दो इग्नोर। अब इन पे फोकस करो, वोट जिन्होंने दिया है। देखो ठीक है, 400 ने वोट दिया है। अब इसमें से यस कितने ने दिया, 201 ने दिया, और नो कितने ने दिया, 199 ने दिया, ठीक है। तो अब हमें ये जो स्कीम जो होती है ना वो अप्रूव कर, जो ये जो मीटिंग होती है ना, मीटिंग में आपको अप्रूव कराना होता है ये स्कीम को, मेंबर्स के थ्रू या फिर क्रेडिटर्स के थ्रू। अभी मैंने मेंबर्स का एग्जांपल ले रखा है, सेम गोज विद क्रेडिटर। तो इसमें 2 चीज़ फुलफिल करनी होती है स्कीम को पास कराने के लिए। पहला, मेजॉरिटी नंबर होना चाहिए, प्लस लिखा हुआ है, देखो ध्यान रखना, प्लस लिखा हुआ है, प्लस 3/4 इन वैल्यू होनी चाहिए, तब जाके ये पास होगी। तो अगर 400 में से मेजॉरिटी 200 ने किया तो मेजॉरिटी होगी ना, 200 भी नहीं होगी। मोर देन हाफ है, मोर देन हाफ बोले तो 201। तो 201 लोगों ने अगर पास कर दिया, यस बोल दिया वोटिंग में, देखो इनको तो इग्नोर करना है बिल्कुल ही, यस और नो जो बोला है ना उसका ही देखना है हमें। तो वोट जिन्होंने किया है 400 में से 201 ने यस बोला है, तो मेजॉरिटी में तो पास हो गया ये चीज़। अब वैल्यू में भी देखना है, तो देखो इनके पास 400 के पास 20 लाख टोटल शेयर्स थे, उस 20 लाख का 3/4 कर दो तो वो कितना हो गया, 15 लाख। 15 लाख शेयर्स होने चाहिए इन 201 के पास। तो ये यहाँ पे अगर 15 लाख शेयर्स हैं तो ये 3/4 वैल्यू भी हो गया पास। तो बोथ शुड बी सेटिस्फाइड, यहाँ पे लिखा हुआ बोथ शुड बी सेटिस्फाइड। अब इस केस में अप्रूव हो गया, ये स्कीम अप्रूव हो गई। अगर मैं ऐसा बोलता कि 201 लोगों ने पास कर दिया है, लेकिन उनके पास जो शेयर्स आए ना वो मिला के आए हैं इतने 50 लाख के, मतलब ऐसे होता, ये इसका यहाँ पे ये होता और इसका यहाँ पे ये होता, ऐसे होता तो पास नहीं होता, नॉट अप्रूव्ड। ये इंस्टीट्यूट बहुत पूछता है, ये ध्यान रखना। अभी नीचे क्वेश्चंस आएंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। फिर से बता दूं मैं आपको एक बार फिर से, 800 मेंबर को नोटिस गया, हमें वो नहीं देखना, उसका मेजॉरिटी देखना है, नहीं 800 का मेजॉरिटी नहीं देखना, इसका 3/4 नहीं देखना। अच्छा प्रेजेंट तो आए थे, उसका 3/4 ये मेजॉरिटी, इसका भी 3/4 मेजॉरिटी नहीं देखना। जिन्होंने वोट नहीं करा उसको हटा दो पहले। अब जो इसमें वोट जिन्होंने दिया उसका 3/4 एंड मेजॉरिटी देखना है, ठीक है। चलो ये 6 हो गया। अब जब ये लेके अपना एनसीएलटी को सबमिट करेंगे तो एनसीएलटी एक ऑर्डर पास करेगा, तो उसमें ऑर्डर में कुछ पर्टिकुलर स्टेट करेगा, पर्टिकुलर बहुत सारी चीज़ें स्टेट करेगा ऑर्डर में। तो उस ऑर्डर में क्या क्या पर्टिकुलर होंगे मैं बताऊंगा आपको। देखो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें बस एक ये इंपॉर्टेंट है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो आप पॉज करके ना यहाँ पे पढ़ सकते हो, ये क्या लिखा हुआ है, पॉज कर लो। ओके सो आई थिंक आपने पढ़ लिया होगा। तो इसमें देखो मोटा मोटी क्या लिखा हुआ है। अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर से रिलेटेड कोई बात है तो उनका अरियर्स ऑफ डिविडेंड है तो उसे कैश में दे दो, या फिर
इक्विटी शेयर दे दो उन्हें, वैल्यू ऑफ डिविडेंड पेएबल जितनी भी है उससे रिलेटेड। क्रेडिटर है तो उनका प्रोटेक्शन का ध्यान रखना है। इक्विटी शेयर होल्डर है तो उनका वेरिएशन ऑफ उनका राइट्स अगर हो रहा है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 48 होना चाहिए, वो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 48। ये क्रेडिटर से रिलेटेड कोई BIFR है, नॉट सो इम्पॉर्टेंट। कोई डिसेंडिंग शेयर होल्डर्स हैं, ठीक है, डिसेंडिंग शेयर होल्डर्स आगे इसमें आता है चैप्टर में, जब कोई मतलब अगर एमैल्गेमेशन हो रहा होता है ना तो उसमें डिसेंडिंग शेयर होल्डर होता है तो उन्हें एग्जिट ऑफर भी देना होता है, तो वो इनका ध्यान रखेगा। अच्छा देखो, ये सारा का सारा ऑर्डर पास तो करेगा NCLT, लेकिन वो पास कर ही नहीं सकता जब तक एक चीज़ ना हो, कंपल्सरीली कंपनी को क्या करना पड़ेगा, कंपनी का जो ऑडिटर है ना उसे सर्टिफिकेट फाइल करना पड़ेगा NCLT को। दिस इज़ कंपल्सरी, मैंने इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है दिस इज़ कंपल्सरी। इसके ऊपर क्वेश्चन आता है कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इफ़ एनी इज़ एज पर सेक्शन 133 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है, इसमें लिखा हुआ है कन्फर्मेटिव विद 133। एक बार ये पढ़ लेते हैं। प्रोवाइडेड दैट नो कॉम्प्रोमाइज इन अरेंजमेंट shall be sanctioned by the tribunal unless लिखा हुआ है a certificate by the company's auditor has been filed with the tribunal to the effect that the accounting treatment if any proposed in the scheme of the compromise arrangement is in the conformity with the accounting standard prescribed in the section 133। सही है, तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन आता है, मैं आपको दिखा दूंगा बाद में। ये सब सेक्शन 7 हो गया। अब जब ये ऑर्डर पास कर दी NCLT, अब क्या होगा इसके बाद? अब देखो इसके बाद एक क्वेश्चन यहाँ से भी आता है। ये ऑर्डर ना ROC को सबमिट करना पड़ता है हमें। कौन करना पड़ता है? कंपनी को करना पड़ता है। कंपनी सबमिट करेगी ना ये ऑर्डर ROC को, क्योंकि कंपनी का एमैल्गेमेशन हो रहा है। तो अब ये कब से करना है? 30 डेज़ करना है। ऑफ व्हाट? ऑफ रिसीट ऑफ ऑर्डर बाय द कंपनी। ये बड़ा ध्यान से इंपॉर्टेंट पढ़ना, इसे ध्यान से पढ़ना। ऑफ रिसीट ऑफ ऑर्डर बाय द कंपनी, ना कि ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल। ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल तो हो सकता है 3 तारीख को आया हो, ठीक है, और रिसीट हुआ हो मान लो 6 तारीख को, तो 6 तारीख से आपको 30 दिन याद रखने हैं। 6 तारीख से 30 दिन, ना कि ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल। इसके ऊपर एक क्वेश्चन है, मैं बताऊंगा आपको वो क्वेश्चन, ठीक है। सब सेक्शन 8 हो गया। अब छोटे छोटे सेक्शन रह गए। नाइन्थ क्या बोलता है सब सेक्शन 9 कि अगर क्रेडिटर्स की कोई मीटिंग हो रही होगी ना, और उसमें अगर 90% से ज़्यादा वैल्यू के, इन वैल्यू बोल रखा है, 90 एटलीस्ट 90% ऑफ द वैल्यू ऑफ द क्रेडिटर्स ने अगर बोल दिया कि हमें मीटिंग नहीं करनी, फालतू का हमें मीटिंग नहीं करनी है, साइड में रखो, तो उन्हें एक एफिडेविट देना पड़ेगा NCLT को, और 90% से ज़्यादा उनको अपना अप्रूवल देना पड़ेगा एफिडेविट में लिख के, तो वो मीटिंग नहीं होगी, बस ख़त्म, ठीक है। ये फालतू सेक्शन है सब सेक्शन 9। अब सिर्फ 3 सब सेक्शन रह गए, 10, 11, 12। उसके बाद क्वेश्चन पाएंगे हम। आई होप अभी तक आपको अच्छा लग रहा हो। तो अगर आप अभी तक आपको समझ में आ रहा है, ठीक है, तो आप लाइक कर दो यार, एक फटाफट शेयर भी कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ। कुछ तो लाइक का इसका वो करो, टारगेट 200 के आसपास कर दो। चलो अब NCLT का देखते हैं। NCLT से रिलेटेड सारा कुछ ना यहाँ पे NCLT से रिलेटेड है। अब देखो हमने 9th पढ़ लिया, अब 10th। अगर कॉम्प्रोमाइज़ और अरेंजमेंट हो रहा है और उसमें अगर बाईबैक आ रहा है, सपोज करो कोई कॉम्प्रोमाइज़ अरेंजमेंट हो रहा है, उसमें बाईबैक का पोजीशन आ रही है, तो बाईबैक हमेशा ओनली एंड ओनली एज पर सेक्शन 68 ही होगा। एज पर सेक्शन 68, जो भी सेक्शन 68 में लिखा हुआ है उसके थ्रू ही होगा। अब सब सेक्शन 11 एंड सब सेक्शन 12 दो चीज़ लिखी हुई हैं। ये देखो सब सेक्शन 11 एंड सब सेक्शन 12, फिर उसके बाद पूरा का पूरा सेक्शन ख़त्म, कंप्लीट, सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। आधे घंटे में तुम्हारा सेक्शन कंप्लीट। चलो, तो 11 क्या बोलता है और 12 क्या बोलता है? देखो एक टेक ओवर ऑफर है। टेक ओवर ऑफर अगर मान लो इसमें कॉम्प्रोमाइज़ या अरेंजमेंट्स में, ठीक है, या एमैल्गमेशन में, ये तीनों में अगर टेक ओवर हो रहा है, टेक ओवर ऑफर आ रहा है, अगर जो टेक ओवर ऑफर आ रहा है इस वाले कॉम्प्रोमाइज़ स्कीम में, तो बॉस सब सेक्शन 11 बोलता है कि लिस्टेड एंटिटी अगर होगी ना तो वो तो सेबी करेगा सेस्टेट के हिसाब से, ठीक है। सेस्टेट हमारा है, वो मैं बता दूंगा आपको बाद में कहाँ पे दे रखा है, वो अपना सेबी का कोर्स में दे रखा है सब एक्विजिशन के ऊपर। सो टेक ओवर ऑफर अगर होगा लिस्टेड एंटिटी का, अगर मान लो ये जो कंपनी है ये अगर लिस्टेड एंटिटी है तो वो NCLT नहीं करेगा, फिर वो कौन करेगा? सेबी के हिसाब से होगा वो टेक ओवर ऑफर। ये सब सेक्शन 11 बोलता है। और अगर वो अनलिस्टेड कंपनी हुई तो NCLT करेगा वो, ठीक है। तो NCLT सिर्फ अनलिस्टेड का टेक ओवर का ऑफर का वो करेगा, जो भी इसका स्कीम अप्रूव करना है वो यही करेगा।
फर्दर एक छोटी सी चीज़ दे रखी है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है बट ठीक है, पढ़ लो, अब इतना आ ही गए हो आगे तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट ठीक है, थोड़ा बहुत देखो। ये क्या लिखा हुआ है कि अगर इस स्कीम के थ्रू, ठीक है, कोई रिडक्शन होता है शेयर कैपिटल का, अगर यहाँ पे ये शेयर कैपिटल का रिडक्शन होता है, हमने उसमें इंटरमीडिएट में पढ़ रखा है वो रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ द कंपनी, ठीक है, तो उसमें इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन, तो उसमें अगर शेयर कैपिटल का रिडक्शन होता है, जनरली वो होता है सेक्शन 66 के हिसाब से होता है, बट अगर सेक्शन 230 के हिसाब से इट रिजल्ट्स इन द रिडक्शन ऑफ द शेयर कैपिटल, इट रिजल्ट्स इन द रिडक्शन ऑफ द शेयर कैपिटल, तो ये माना जाएगा कि सेक्शन 66 का कंप्लायंस ऑटोमेटिकली डन हो गया है। मतलब आपको सेक्शन 66 की अलग से बातें नहीं माननी। तो पॉज करके आप ये पढ़ सकते हो, मैं पढ़ा देता हूँ। देखो, For the removal of doubt, it is hereby declared that the provisions of the Section 66 reduction of share capital shall not apply to the reduction of share capital affected under this section. ठीक है, अंडर इस सेक्शन से नहीं होगा. However, in the case of compromise under Section 230, reduction of share capital compliance with Section 66 is not required बोला है, to be made separately. कोई separately अलग से वो नहीं करना. ठीक है. So I hope ये आपको पूरा समझ में आ गया होगा Section 230. तो अगर आपको इसमें फिर से कुछ देखना हो तो आप बैक जाके देख सकते हो फिर से. अब देखो, इसको ना याद करने का मैंने कोई ट्रिक्स बता रखी, कुछ ये छोटे छोटे ट्रिक्स है, ये आपके काम में आने वाली है नीचे क्वेश्चन सॉल्व करने में. चलो वो ट्रिक्स देखते हैं क्या है. देखो, एक तो जहाँ भी डेज दे रखा है ना, इसे याद करने की ट्रिक मैंने याद कर रखी है. 30 डेज कहीं पे आ रहा है, कहीं पे 1 मंथ आ रहा है. ठीक है. अब देखो, जहाँ भी रेगुलेटर को जाएगा कोई चीज़, यहाँ पे 2 जगह गया है रेगुलेटर को, अभी दिखाऊंगा, तो वहाँ पे 30 डेज़ है. और जब भी मेंबर से क्रेडिटर्स को जाएगा वो वहाँ 1 मंथ आएगा. अब देखो, आरओसी को फाइल करना होता है विद इन 30 डेज़. देखो, ये रेगुलेटर है आरओसी, मतलब ऐसे मान लो, मतलब गवर्नमेंट एंटिटी है. तो ये हो गया 30 डेज़, सही है. तो यहाँ से 30 डेज़ आएगा, तो ये 30 डेज़ है यहाँ पे भी. ये रिप्रेजेंटेशन जो इन्हें करना है ये भी विद इन 30 डेज़ करना है. ये भी रेगुलेटर्स जितने भी हैं यहाँ पे, रेगुलेटर्स हो गए, सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया, अदर रेगुलेटर, सेक्टोरल रेगुलेटर हो गया, जो भी है, इन सबको 30 डेज़ करना है. लेकिन यहाँ पे देखो, जब इन्हें नोटिस रिसीव हुआ था ना मेंबर्स को, सही है, तो उसके विद इन 1 मंथ में इन्हें वोटिंग करनी है. वोटिंग जो करनी है विद इन 1 मंथ में करनी है. यहाँ पे 30 डेज़ नहीं लिखा है, यहाँ पे 1 मंथ लिखा है. इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना. ठीक है, 1 मंथ लिखा है यहाँ पे. वोटिंग कैसे होगी? पोस्टल बैलेट के थ्रू, खुद करके, या फिर प्रॉक्सी के थ्रू. ठीक है ना, ऐसे करके वोटिंग होगी. तो ये बात ध्यान रखना. कहाँ पे 30 डेज़ है? एक तो आरओसी में, आरओसी को फाइल करते हुए, और दूसरा 30 डेज़ कहाँ पे? जहाँ पे रिप्रेजेंटेशन देना हो गवर्नमेंट का या इन सब का, सेक्टोरियल का, सबका. और 1 मंथ का कब है? जब इन्हें वोटिंग करना हो क्रेडिटर्स और मेंबर्स को. ठीक है, ये डेज़ याद रखना. चलो, दूसरा मैं आपको बताऊँ, हर जगह जहाँ भी पूरे सेक्शन में जहाँ भी आएगा ना, फ्रॉम रिसीट ऑफ इशू ऑफ नोटिस है या ऑर्डर ऑफ ट्राइब्यूनल है, ये रिसीट वर्ड याद रखना, ना कि इशू. सही है. अब देखो, जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ पे हर जगह मैंने रिसीट यूज़ करा है कि वोटिंग करना है विद इन 1 मंथ ऑफ नोटिस रिसीट होने के. ठीक है. ये भी रिप्रेजेंट करेगा ऑन 30 डेज ऑफ रिसीट ऑफ नोटिस, ना कि इशू ऑफ नोटिस. फिर कंपनी भी ये फाइल करेगी फ्रॉम द डेट 30 डेज ऑफ रिसीट ऑफ ऑर्डर, ना कि ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल. ठीक है. और कहाँ पे था रिसीट? बस मेनली तो यहीं पे है. सही है ना. अब आप देखते हैं, और एक चीज़ और है. अब ये परसेंटेज कहाँ पे क्या क्या है. देखो, एक तो मेंबर से रिलेटेड है, क्रेडिटर से रिलेटेड है. सपोज करो क्रेडिटर्स ने ऑब्जेक्शन किया है, तो ऑब्जेक्शन वाला 5% है ऑफ ऑल वैल्यू, ये ध्यान रखना है. अब मेंबर्स का अगर ऑब्जेक्शन आ रहा हो तो 10% से ज़्यादा ऑफ ऑल वैल्यू. देखो, हर जगह वैल्यूज़ ही है. ठीक है, वैल्यूज़ ही है हर जगह लगभग, तो इसको छोड़ के. तो क्रेडिटर्स का अगर ऑब्जेक्शन आ रहा है तो 5% ऑफ ऑल वैल्यूज़. मेंबर्स का अगर ऑब्जेक्शन आ रहा है तो ग्रेटर देन 10% ऑफ ऑल वैल्यूज़. ठीक है. क्रेडिटर की अगर कोई CDR, कॉर्पोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग, मैंने ऊपर पढ़ाया था ना आपको, वो हो रही हो, तो उसमें 75% से ज़्यादा वो चाहिए ना कंसेंट ऑफ सिक्योर्ड क्रेडिटर्स इन वैल्यू.
इस सिक्योर्ड वाले में जब भी ऐसा ऐसा आएगा ना, CDR याद रख लेना, CDR कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग के लिए, ये रहा यहाँ पे 75% दे रखा है। परसेंटेज जो वैल्यू दे रखी है पूरे सेक्शन में वो मैं आपको याद करा रहा हूँ कहाँ पे क्या दे रखी है, ठीक है, ऑफ सिक्योर्ड वैल्यू। क्रेडिटर्स को अगर कोई मीटिंग ही नहीं करनी तो वो 90% से ज़्यादा ऑफ ऑल अगर वो लिखित में दे देते हैं, मतलब ये लिखा हुआ है ना, ठीक है, सब सेक्शन 9 में लिखा होता है ना, NCLT को अगर ये लिख के दे देते हैं कि हमें मीटिंग नहीं करनी है प्लस एफिडेविट दे देते हैं तो वो भी नहीं होगी। और मेंबर से रिलेटेड अगर कोई मीटिंग ना हो तो ऐसा कोई प्रोविजन ही नहीं है, इसमें मीटिंग मैंडेटरी है, ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि इसका क्वेश्चन नहीं है बट मैं आपको एक बात बता रहा हूँ बस, मेंबर्स को अगर कोई मीटिंग नहीं करनी तो ऐसा कोई प्रोविजन ही नहीं है, उनको मीटिंग कंपलसरी है, मैंडेटरी है। ये हो गया। अब वोट को रिलेटेड, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, इसी में से ही क्वेश्चन आते हैं इसमें से, ठीक है। अब वोट से रिलेटेड हमें क्या देखना है कि वोट इन मीटिंग, एक तो 50% से ज़्यादा नंबर चाहिए, इन नंबर, और 3/4 से ज़्यादा इन वैल्यू चाहिए, वैल्यू, और ये प्लस में है दोनों, ऑफ एक्चुअल वोटिंग, ये ध्यान रखना, एक्चुअल जो वोट कर रहा है मीटिंग में आके, जो वोट कर रहा है, जो नॉट वोटेड है, जो एब्सटेन है, उन्हें इग्नोर मारना है, ठीक है। बस हो गया, आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब चलो इसके क्वेश्चंस करते हैं कुछ, आई थिंक आपको पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलो क्वेश्चन करते हैं, बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चन हो जाएंगे, अभी आप देखना। हाँ जी, तो ये पहले मॉड्यूल के क्वेश्चंस करते हैं कुछ, ठीक है। मॉड्यूल्स में ये क्वेश्चन दे रखे हैं, इन्हें सॉल्व करते हैं। सो पहला वाला क्वेश्चन देखते हैं, MCQ है। जो मैंने मतलब 230 से रिलेटेड क्वेश्चंस है ना, उनको मैंने ऐसे सर्कल कर रखा है, इस तरीके से सर्कल कर रखा है, ठीक है। फिर उनके मैं सॉल्यूशन दिखाऊंगा आपको क्या क्या कैसे। पहला क्वेश्चन है, सेक्टोरियल रेगुलेटर शैल मेक रिप्रेजेंटेशन। अब मैंने जो इंपॉर्टेंट मार्क कर रखा है, मतलब यहाँ पे मार्क कर रखा है ना, जिसे जल्दी जल्दी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सको। डेट ऑफ रिसीट ऑफ द नोटिस, अब आपको याद है, हमें याद है, सेक्टोरियल रेगुलेटर को मैंने क्या बताया था, डेज़ याद रखना है, 30 डेज़, हर जगह 30 डेज़ है। तो आंसर क्या है इसका, आंसर है इसका 30 डेज़, ठीक है। इसे ऐसे करते हैं, 30 डेज़। चलो नेक्स्ट क्या है, अप्रूवल ऑफ मेंबर चाहिए, क्रेडिटर चाहिए, या फिर मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ सच अप्रूवल क्या है, मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ सच अप्रूवल। अब देखो क्या है क्वेश्चन में, क्या क्या दे रखा है, मोर देन 50% मेजॉरिटी इन नंबर who are present and voting in the meeting, scheme more than 75% majority in value, वैसे 50% इन नंबर होता है और 75% इन वैल्यू दोनों होता है। तीसरा क्या लिखा हुआ है, तीसरा मोर देन 75% मेजॉरिटी इन नंबर, 75 तो मेजॉरिटी इन नंबर तो नहीं है, तो ये तो नहीं है, तो ये भी है और ये भी है, और ऑप्शन डी क्या है, A एंड B टुगेदर। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन A एंड B टुगेदर। देखो फटाफट होंगे, बहुत जल्दी जल्दी होंगे तुम्हारे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कॉम्प्रोमाइज़, ये फलाना पढ़ लेना, ये क्या लिखा हुआ है। अब देखो क्या लिखा हुआ है इसमें, कॉम्प्रोमाइज़ टू इट्स क्रेडिटर विच आर वैल्यूड 75 लाख, 75 लाख का क्रेडिटर्स है। मिनिमम स्ट्रेंथ ऑफ द क्रेडिटर इन वैल्यू कितनी चाहिए ट्रिब्यूनल, जिससे कि डिस्पेंस ऑफ कर सके, मीटिंग ही ना बुलाए। तो हमने देखा था 90%, तो 75 लाख 90% ही चाहिए ना अपने को, तो 90% का लिखा है, 70, 80, 90, 95, तो 90। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, सही है। अब मीटिंग ऑफ द शेयर होल्डर है, जिसमें कि 1200 शेयर होल्डर्स हैं जिनके पास 12 लाख इक्विटी शेयर्स हैं, सबने वोट दिया है। देखो अब देखो इसमें बहुत इंटरेस्टिंग है, ये है 1200 शेयर होल्डर्स हैं, सब ने वोट दिया है, तो मतलब इसमें इग्नोर कोई नहीं करना है। अब इसमें यस सब ने वोट दिया है, 100 शेयर होल्डर्स ने, इसमें लिखा हुआ है यहाँ पे 100 शेयर होल्डर्स ने होल्डिंग 36 लाख वर्थ ऑफ शेयर्स वोटेड अगेंस्ट में किया है, तो नो में किसने किया है, 100 ने, मतलब 1100 ने यस में किया होगा। तो नंबर में तो ये हो गया, अब वैल्यू में देखते हैं। 100 इसमें लिखा हुआ है, 100 शेयर होल्डर होल्डिंग 36 लाख के, 36 लाख के, तो 36 लाख की यहाँ पे है, तो बाकी का कितना बचा, यहाँ पे 1 करोड़ 20 लाख का है ना,
बाकी का कितना बचा, 84 लाख, 84 लैक्स ये बचा है हमारा। $84 अब 1,20,00,000 का 1.2 करोड़ का 3/4 करना ज़रा, कितना बैठता है? 90 लैक्स। इतना तो होना ही चाहिए वैल्यू में। यह है क्या? नहीं है। तो क्या अप्रूव होगा? नहीं होगी स्कीम अप्रूव। अप्रूवल और नॉट ये पूछ रहा है यहाँ पे, देखो अप्रूव हुई है या नहीं हुई है। ठीक है, ये पूछ रहा है कि अप्रूव हुई है कि नहीं, तो अप्रूव नहीं हुई है, सीधी सी बात है। द स्कीम जुरिसडिक्शनल एज अप्रूव इज़ टू बी कंसिडर्ड एज अप्रूव्ड। अप्रूव तो नहीं होगा। इज़ टू बी कंसिडर्ड एज अप्रूव्ड, ये भी नहीं होगा। इज़ टू बी कंसिडर्ड एज अप्रूव्ड, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन क्या है? इज़ नॉट कंसिडर्ड एज अप्रूव्ड। आंसर यही है, नॉट अप्रूव्ड। देखो इंस्टीट्यूट इतना बारीकी से पूछता है, बहुत ज़्यादा। अब ऐसे क्वेश्चन आएंगे, अभी और आगे आएंगे। चलो ये हो गया। ये थोड़ा डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं, ठीक है ना, कि कैसे होगा ये, क्या इसका सॉल्यूशन आने वाला है। दे रखा है मीटिंग ऑफ मेंबर्स है, मीटिंग ऑफ मेंबर्स है। नोटिस गया है 600 को नोटिस गया था, ठीक है। 450 ने अटेंड किया है, 450 ने अटेंड किया है, तो हमें तो इनका ही देखना है, इनको तो भूल जाओ। होल्डिंग 15 लाख शेयर्स, 15 लाख शेयर्स हैं इनके पास। 210 मेंबर्स होल्डिंग 11 लाख शेयर्स वोटेड इन फेवर। सो 210 ने होल्डिंग 11 लाख शेयर्स फेवर में किया है, यस किया है। और नो कितनों ने किया है? नो किया है, यहाँ पे लिखा हुआ है 180 मेंबर्स ने किया है नो। और कितने हैं इसमें? 3 लाख शेयर्स। अभी इन दोनों को ऐड कर रहा हूँ तो ये तो कुछ और ही आ रहा है, 210 प्लस 180 390 आ रहा है। तो यहाँ पे एब्सटेन भी किया होगा, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इनका 390 का ही देखना है। यहाँ पे मैं 390 लिख दूँगा एब्सटेन। अभी देखो यहाँ पे 15 लाख जो था ना, 450 था, वो ये पहले मिटा देता हूँ। जो 450 मेंबर्स के पास 15 लाख शेयर्स थे, एब्सटेन करने वाले कितने हो गए? अब 60 मेंबर्स हो गए, ठीक है। तो हमें एक चीज़ देखनी है कि अब ये पूछ रहा है कि रिमेनिंग एब्सेंट हो गए, तो ये बताओ कि ये प्रोविज़न के हिसाब से अप्रूव हुई है या नहीं हुई है मेजॉरिटी की। अब देखो यहाँ पे 11 लाख तो इनके पास है, 3 लाख इनके पास है, तो हमें तो यस और नो का देखना होता है। तो इनका टोटल मिला के कितना हो गया? 14 लाख हो गया। 14 लाख का 3/4 करो, 10.5 लाख आ गया। 10.5 लाख ये होने चाहिए, तो हैं ये, तो अप्रूव हो गई। तो इसका आंसर आएगा अप्रूव हो गया। देखो इसका हम आंसर देख लेते हैं सेकंड वाले का। ये देखो ये रहा 10.5 लाख। द स्कीम इज़ अप्रूव्ड। ऐसे आपको सॉल्व करना है। ये तो मैंने आपको थियरी क्वेश्चन करा दिया है, इसका एमसीक्यू में भी पूछ सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है? मीटिंग ऑफ मेंबर्स है, मेंबर्स की मीटिंग है। अप्रूव बाय द रिक्वेजिट मेजॉरिटी। एनसीएलटी ने एक इशू ऑर्डर करा है, तो उसमें क्या क्या मैटर्स वो लिख के देगा। तो वही मैंने आपको बताया था ना क्या क्या मैटर्स है, ये जनरली पूछेगा नहीं। और हाँ ये भी लिखा है व्हेन शैल द ऑर्डर बी फाइल्ड विद द आरओसी। ये पूछ सकता है कब फाइल करना है? 30 डेज ऑफ रिसीट ऑफ नोटिस। ये ध्यान रखना, रिसीट ऑफ नोटिस है, 30 डेज ऑफ रिसीट ऑफ नोटिस। ये देखो यहाँ पे कहाँ लिखा हुआ है,
ये रहा, द कंपनी विद इन अ पीरियड ऑफ 30 days ऑफ रिसीट ऑफ द ऑर्डर। ये रहा, यहाँ पे दे रखा है रिसीट ऑफ द ऑर्डर, ठीक है, रिसीट ऑफ द ऑर्डर लिखा हुआ है। चलो नेक्स्ट करते हैं, और कोई रह गया है? नहीं, तो ये मॉड्यूल के तो होगा आपके क्वेश्चन। चलो केस सिनेरियो पे आ जाओ। देखो इसमें 6 है टोटल क्वेश्चन, आपके बड़ा आराम से हो जाएंगे। देखो डायरेक्टली क्वेश्चंस पे आओ। ये केस सिनेरियो नंबर है 8। अगर आपको पढ़ना हो तो आप डाउनलोड करके ना पढ़ सकते हो, ये अपना ICAI की वेबसाइट पे भी है। तो क्वेश्चन दे रखा है, नंबर 1 दे रखा है केस सिनेरियो में CDR में ऑडिटर्स रिपोर्ट लगती है। मैंने पूरा क्वेश्चन पढ़ लो आप अगर पढ़ना तो। केस सिनेरियो स्टेट्स दैट द एप्लीकेशन फॉर द कॉम्प्रोमाइज वाज फाइल्ड बाय HPL विद द जुरिसडिक्शनल नेशनल NCLT अलॉन्ग विद नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग ऑडिटर्स रिपोर्ट। याद है मैंने CDR में बताया था एक ऑडिटर्स रिपोर्ट लगती है, तो ऑडिटर रिपोर्ट में क्या लिखा हुआ होना चाहिए? फिक्स एसेट्स ऑफ HPL हैव बीन प्रॉपर्टी रीवैल्यूड, ना ऐसा तो कुछ नहीं हमने पढ़ा। द टोटल वैल्यू ऑफ क्रेडिटर शोन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड करेक्ट, ऐसा भी हमने कुछ नहीं पढ़ा। याद है मैंने एक वो लिक्विडिटी टेस्ट वाला वो बताया था तुम्हें सबको, तो ये लिक्विडिटी टेस्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, ये रहा, यही आएगा इसका आंसर। ये रहा, दैट द फंड requirements of the HPL after the corporate debt restructuring approved shall conform to the liquidity test based upon the estimate provided by the auditor of by board of HPL। ये हो गया। सेकंड क्वेश्चन पढ़ सकते हो आप ये, लेकिन मैंने मेन चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। नोटिस ऑफ द मीटिंग जाएगा सेंड टू ऑल द क्रेडिटर्स। तो अब ये पूछा है कि बताओ ये वोट कैसे कितने टाइम में कर सकते हैं, ठीक है। मे वोट यहाँ पे लिखा हुआ है, मे वोट इन द मीटिंग। अब आपको याद होगा मैंने एक बात बताई थी आपको कि अगर मेंबर्स या क्रेडिटर्स को जाता है तो वहाँ 1 month लिखा हुआ है, 30 days नहीं लिखा हुआ। तो आंसर ये रहा 1 month, ये आंसर आएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है? रेजिंग, और देखो ऑब्जेक्शन रेज करा है, किसने करा है? क्रेडिटर्स ने ऑब्जेक्शन रेज करा है। आप ये पढ़ लो पूरा, मैंने तो मेन इसमें बातें लिख रखी हैं। ऑब्जेक्शन इसको रेज कर रखा है क्रेडिटर को, क्रेडिटर ने ऑब्जेक्शन रेज करा है। तो क्रेडिटर का हम याद करते हैं कि ऑब्जेक्शन रेज जो करा था वो कितना परसेंट था? 5% था, याद है। तो आंसर ये रहा 5%, ये रहा 5%, 10%, 1 crore 25%, आंसर 5% है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नोटिस गया है टू ऑल द रेलेवेंट रेगुलेटर्स सीकिंग देयर रिप्रेजेंटेशन। कितने दिन बोला था रेगुलेटर्स को जाएगा? तो याद होगा आपको 30 days, याद है रेगुलेटर्स को 30 days बोला था। आंसर ये रहा। ऐसे आपको सॉल्व करना है फटाफट। देखो CDR कॉर्पोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग में सर्टिफिकेट इशूड बाय द ऑडिटर, ये वही आ गया, सेम क्वेश्चन ही आ गया। तो इसमें क्या होगा? तो ड्यूली फॉलोड ऑल द इतना लिखा हुआ है, ऑल द डॉक्यूमेंट सबमिटेड इतना, ट्रू एंड करेक्ट, ऐसा तो कुछ भी नहीं पढ़ा हमने। HPL कन्फर्मेटिव विद द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, याद है मैंने बोला था एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में वो मतलब इसमें बोला था एक कि CDR में एक ऑडिटर सर्टिफिकेट देगा, कंपनी का एक सर्टिफिकेट देगा, क्या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के थ्रू ये हुआ है। तो ये रहा, वो कहाँ गया? ये रहा, प्रिस्क्राइब बाय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ये रहा, ये हो जाएगा। अब हालांकि 261 जो ये क्वेश्चन नंबर 6 जो है ना, वो 231 + 230 से रिलेटेड है। तो मतलब ये आपके टेक्निकली होना नहीं चाहिए, लेकिन फिर मैं बता देता हूँ इसमें 231 में क्या लिखा हुआ है कि अगर कॉम्प्रोमाइज़ कैन नॉट बी इम्प्लीमेंटेड, मतलब जो स्कीम को हमने सबमिट करा था ना, कॉम्प्रोमाइज़ को सबमिट जो कराता है NCLT को हमने, तो अगर वो अप्रूव नहीं हुई, NCLT ने उसे बोल दिया कि नहीं ये बेकार है, कचरे में फेंको इसे, अप्रूव नहीं हुई, तो ऐसे केस में क्या होगा? ऐसे केस में ना ट्रिब्यूनल कुछ नहीं करेगा, इसे वाइंडिंग अप के लिए बोल देगा। ट्रिब्यूनल में मेक एन ऑर्डर फॉर वाइंडिंग अप ऑफ HPL, मतलब ये कोई कंपनी है HPL ऊपर केस स्टडी में, उसके वाइंडिंग अप के लिए कर देगा वो। आप नीचे पढ़ सकते हो, देखो ये देखो सारे के सारे इसमें ये रहा 1 month। इससे पहले क्या था? लिक्विडिटी टेस्ट, सही है। फिर 5% था, 30 days अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, वाइंडिंग अप, ये हो गया। केस सिनेरियो 16 पे आ जाओ। 2 क्वेश्चन है उसमें, 2 क्वेश्चन है 230 से रिलेटेड, ये बाकी सेक्शन से रिलेटेड है, इनको बाद में देखेंगे हम।
देखो इसमें देखा है मर्जर चल रहा है को सुपर फास्ट मोटर्स का, 3000 एब्सेंट है मेंबर्स, मतलब वोटिंग की बात हो रही है। अप्रूवल मतलब इसमें देखो वैलिड और नॉट ये पूछ रहा है। द केस सिनेरियो स्टेट्स दैट जितना मर्ज भी सुपर फास्ट इतना लिमिट हाउ 3000 एब्सेंट इज मेंबर ऑफ द सुपर लिमिटेड वांटेड टू मर्ज टू बी एनल्ड, मतलब 3000 एब्सेंट जो थे ना उन्होंने बोला है कि ये बेकार है, कोई काम का नहीं है, नॉट वैलिड। यू आर रिक्वायर्ड टू एडवाइज द मेंबर वेदर अप्रूवल अकॉर्डेड। अब इसके लिए हमें केस स्टडी देखनी पड़ेगी, मैंने इसमें ऑलरेडी मार्क कर रखा है। देखो 9000 मेंबर्स, अब वही याद रखना है यहाँ पे ये वाला, या 9000 मेंबर्स हैं, 90 करोड़ की उनकी ये रहा पेड अप कैपिटल है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या दे रखा है, 9000 मेंबर्स हैं, 90 करोड़ का। मीटिंग में कौन कौन आया, हमें तो उससे मतलब है भाई, मीटिंग में बताओ। मीटिंग में 4400 लोग आए, 4400, और 600 प्रॉक्सी के थ्रू भी आए, तो प्लस 600 भी आए, प्रॉक्सी भी अटेंड कर सकता है ना मीटिंग, तो कितना हो गया टोटल, 5000 लोग आए मीटिंग के अंदर। जो रिमेनिंग 4000 थे, यहाँ पे लिखा हुआ रिमेनिंग 4000 मेंबर होल्डिंग 15 करोड़ वर्थ ऑफ शेयर वर एब्सेंट, तो मतलब इनके पास कितना होगा, देखो 9000 के पास जो था वो 90 करोड़ का था, जो 4000 एब्सेंट थे उनके पास कितना था, 15 करोड़ के थे। तो अगर मैं 15 करोड़ को इसमें से माइनस करूँ, 90 करोड़ में से इसको इसमें से माइनस करूँ, तो कितना बैठेगा ये, 90 माइनस 15, 75 करोड़, ठीक है। तो ये 75 करोड़ के हो गए। अब 75 करोड़ का 3/4 मुझे वो चाहिए, अभी 75 करोड़ का भी रुको, अभी इसमें एब्सटेन वाले भी तो देखना है। ये इतने अटेंड किया है मीटिंग, इतने लोगों ने अटेंड किया है। 32 मेंबर्स रिप्रेजेंट शेयर वैल्यू ऑफ इतना करोड़ एंड 6 रिप्रेजेंट कितना करोड़ वोटेड इन फेवर में वोट किया है, तो चलो फेवर वाला लिख देते हैं। तो 3200 प्लस 600 कितना हो गया, 3800 मेंबर्स ने फेवर में किया है, यस में किया है। तो नो में अभी पता नहीं, अभी देखते हैं। रिप्रेजेंटिंग कितना, 50.4 करोड़ प्लस 7 करोड़, कितना हो गया ये, 57.4 करोड़। अच्छा, बस इतना ही है ना। अब इसमें कोई वो नहीं दे रखा है कि कितने लोगों ने हमें, मतलब इन्होंने वो नहीं करा है, मतलब सब अभी इसमें देखते हैं अभी क्या है। अभी फ़िलहाल अगर मैं इसको इतना दे दूं और नो में अगर बाकी के लिख दूं, अगर मैं सपोज़ करो 5000 में से मैंने माइनस करा 3800, तो ये आ गया 1200 ने अगर मना करा है, और 75 करोड़, अब 75 करोड़ ऐसा मैं मान के चल लेता हूँ, तो मेजॉरिटी में तो ये पास हो गया। अब 75 करोड़ का 3/4 करके देखो कितना बैठ रहा है, 56.25 करोड़, यहाँ पर आ रहा है 57, तो ये भी पास हो रहा है। तो मतलब रेजोल्यूशन पास हो गया है। देखो इंस्टीट्यूट ने कितना डीपली पूछा है इस चीज़ को। तो वो जो 3000 बोल रहे हैं कि आप ये एनल कर दो, मतलब हटा दो इस चीज़ को, नॉट वैलिड है, तो वो क्या कंटेंशन उनका सही है, बिल्कुल नहीं सही है। अब इसमें देखो कहाँ पे क्या दे रखा था, अप्रूवल ऑफ अकॉर्ड बाय द मेंबर ऑफ इतना मर्जर वाज वैलिड बिकॉज द मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स वही 50% रिप्रेजेंटेड रिक्वेस्ट वैल्यू ऑफ द शेयर होल्डिंग वोटेड इन फेवर ऑफ द स्कीम, यही आंसर। नेक्स्ट पढ़ते हैं, द अप्रूवल अकॉर्डेड बाय मेंबर्स इतना नॉट वैलिड, तो नॉट वैलिड तो बिल्कुल नहीं है, वैलिड तो है, ठीक है। तो आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो ये टेक ओवर वाला आ गया, याद है सब सेक्शन 11 और 12 वाला लास्ट वाला जो टेक ओवर मैंने बताया था इंपॉर्टेंट है। तो एनसीएलटी ने कोई टेक ओवर का
ऑफ़र दिया है, 110 मेंबर्स ने फाइल करा है, तो ये मर्जर होगा या नहीं होगा, नॉट अ मर्जर ऑफ़र होगा या नहीं होगा। अब देखो इस केस लॉ में ना सबसे पहले आप सबसे जो ऊपर जाके एक चीज़ पढ़ो, वो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, listed with BSC Limited, NSC Limited, Superfast Motors Limited is top player in category of car dealers। मतलब ये क्या है, ये लिस्टेड एंटिटी है। तो लिस्टेड एंटिटी का कौन कर सकता है टेक ओवर, सिर्फ और सिर्फ सेबी कर सकता है, सेबी, NCLT नहीं कर सकता। याद होगा मैंने आपको बताया था ऊपर चार्ट में। तो अब इसमें क्या क्या लिखा हुआ है, पिटीशन फाइल्ड बाय वुड बी मेंटेनेबल, ये तो है ही नहीं, वुड नॉट बी मेंटेनेबल बिकॉज लेस देन 1/10, इसमें तो ऐसा कुछ था ही नहीं, वुड बी मेंटेनेबल ये भी नहीं है, वुड नॉट बी मेंटेनेबल बिकॉज दीज मेंबर्स कैन नॉट फाइल रिड्रेसल और द ग्रीवेंस टू NCLT इन केस ऑफ टेक ओवर ऑफर। ये आंसर है, ये है आंसर इसका। देखो इसके एक्सप्लेनेशन में भी लिखा हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो अभी फ़िलहाल के लिए देखो, अप्रूवल अकॉर्डेड बाय इतना वाज वैलिड, ये वैलिड दिखाया था बिकॉज मेजॉरिटी इन नंबर। देखो इंस्टीट्यूट ने भी ऐसे सॉल्व कर रखा है, ये रहा 70 अपना हमारा 57.4 आया था, ऊपर 56.25 समथिंग कुछ आया था, और इसमें इन्होंने एजम्पशन ले रखा है आई थिंक एक जगह, नोट मेजॉरिटी इन द नंबर रिप्रेजेंटिंग शेयर होल्डर प्रेजेंट एंड वोटेड। सही है। पढ़ लेना आप, इसे हो जाएगा आपके क्लियर। ऑप्शन डी में देखो क्या लिखा हुआ है, ये रहा नोट, मार्स लिमिटेड इज़ अ लिस्टेड एंटिटी, वो सेबी के हिसाब से होगा। फॉर लिस्टेड एंटिटी सिक्योरिटीज़ बोर्ड ऑफ सेबी सब्सटेंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर एंड टेक ओवर, ये हमारे में रेगुलेशन है ना, पढ़ने में ये इसके थ्रू ही होगा, आर एप्लीकेबल। तो इसलिए मैंने आपको ऊपर वो पढ़ाया था, समझाया था। चलो केस सिनेरियो 17 देखते हैं, इसमें 4 क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी करते हैं अब। चलो ये क्वेश्चन आया है, विच काइंड ऑफ मेजॉरिटी इज रिक्वायर्ड फॉर अप्रूविंग स्कीम ऑफ अरेंजमेंट, मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर है, शेयर होल्डर की मीटिंग है, क्या मेजॉरिटी चाहिए, शेयर होल्डर इतना इतना मस्ट हैव अप्रूव, बोनस डिवेंचर ऐसा कुछ नहीं है, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन हैव अप्रूव्ड द स्कीम इश्यू बोनस, स्पेशल रेजोल्यूशन नहीं चाहिए, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन भी नहीं चाहिए। फिर क्या लिखा है, सिंपल मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स, मिनिमम शेयर होल्डिंग ऑफ 3/4 इन वैल्यू, ये सही है। यहाँ पे क्या लिखा है, सिंपल मेजॉरिटी 2/3 इन वैल्यू, 2/3 नहीं है 3/4 है, 3/4 इन वैल्यू, तो सिंपल मेजॉरिटी 3/4 इन वैल्यू, आंसर सी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि मिनिमम हाउ मेनी इक्विटी शेयर्स शेयर होल्डर वोटिंग में करना है इन फेवर ऑफ स्कीम। अब ये तो ऊपर देख के पता चलेगा कितने नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स का शेयर होल्डर जो है वोटिंग करेंगे इन फेवर ऑफ द स्कीम, फेवर ऑफ द स्कीम पूछा है, ठीक है। अब ऊपर देख लेते हैं एक बार, स्कीम फेवर करने के लिए कितने % शेयर होल्डर, देखो इसमें पढ़ते हैं, पेड अप इक्विटी शेयर ऑफ द मैन्युफैक्चरर 25 करोड़ का है ये, कंसिस्टिंग ऑफ 2.5 करोड़ इक्विटी शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू ऑफ 10, लिस्टेड है ये कंपनी, चलो ठीक है। और कुछ दे रखा है इसमें नहीं, और कुछ दे रखा है। तो अगर मैं 25 करोड़ भी लेके चलूं और कितना दे रखा है, कितने इक्विटी शेयर्स हैं इसमें, 2.5 करोड़ इक्विटी शेयर्स हैं,
2.5 करोड़। तो अगर 2.5 करोड़ का 3/4 कर दूँ अगर मैं, तो कितना आता है? 1.875 करोड़ शेयर्स। इतने का अप्रूवल चाहिए, बट इसमें कहीं ये नहीं लिखा हुआ कितने मीटिंग में आए कितने नहीं आए। तो अभी हम फ़िलहाल के लिए इसी हिसाब से ये आंसर टिक करते हैं, 1.875। ये रहा, ये नहीं आएगा, ठीक है ना। आंसर ये रहा 1.875। इसका एक्सप्लेनेशन नीचे देखेंगे अभी हम थर्ड का। चलो नेक्स्ट देखते हैं। मिनिमम हाउ मैनी मेंबर्स ऑफ एग्रीड, ये लिखा हुआ है मेंबर कितने एग्री करने चाहिए ऑफ पर्टिकुलर कोई स्कीम होगी, जिसमें कि इफ़ 40%, अब ये अच्छा क्वेश्चन है, 40% ऑफ द टोटल मेंबर्स हैड अटेंडेड और 30% ऑफ द टोटल मेंबर्स हैड वोटेड। तो इसका मीनिंग समझो आप, क्या है इसका मीनिंग? 40% ऑफ टोटल ने मीटिंग अटेंड करी है और 30% ऑफ टोटल नहीं यस बोला है। तो पहले टोटल मेंबर देख लेते हैं। ऊपर की केस स्टडी में टोटल मेंबर्स कितने हैं? यहाँ पे कहीं दे रखा है, तो आप देखो केस स्टडी में। ये रहा, पेड अप इक्विटी टोटल ऑफ 1,25,000 मेंबर्स। 1,25,000 है ना। 1,25,000 का हमें 40% चाहिए, तो करिए 50,000 होगा यहाँ पे। 1,25,000 के 40% ने मीटिंग अटेंड करी है और 1,25,000 के 30% ने यस बोला है। $37,500 लोगों ने यस बोला है। तो अब ये बोल रहा है कि क्वेश्चन पूछ रहा है इसमें मिनिमम हाउ मेनी मेंबर्स, मिनिमम पूछा है हाउ मेनी मेंबर्स यस बोलना चाहिए। माई मिस्टेक। इसमें ये बोला है 30% ऑफ द टोटल मेंबर हैड वोटेड बोला है, इसमें यस और नो की बात ही नहीं करी है। तो 40% मतलब 50,000 लोग मीटिंग में आए थे। मीटिंग के अंडर में 37,500 लोगों ने वोट किया है। तो हमें तो इन्हीं से मतलब है ना, सिर्फ वोट जिन्होंने किया है। अब इसका मेजॉरिटी चाहिए मुझे। 37,500 का 50% से ज़्यादा कितना होगा? देखो इसका 50% बैठ रहा है एग्जैक्टली 18,750। इससे एक ज़्यादा चाहिए होगा, 18,751। आंसर ये रहा। देखो कितना टेक्निकली पूछ रहा है ये इंस्टीट्यूट, कितना डीप में जाके पूछ रहा है। आंसर ये है ए। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा है एज्यूमिंग 40% ऑफ द टोटल मेंबर अटेंडेड द मीटिंग, 30% ऑफ टोटल मीटिंग में वोट किया है। अब शेयर होल्डिंग इन वैल्यू में बताओ कितना अप्रूवल होना चाहिए। ओहो, शेयर होल्डिंग इन वैल्यू। तो हमारे पास ये, अब देखते हैं इसमें केस स्टडी में फुल्ली पेड अप 10 ईच थे ना, लेकिन कितने शेयर्स थे इसमें? ये स्पोर्ट्स पॉइंट मैन्युफैक्चरर इतना, सिंपली इश्यू अलॉटमेंट बोनस इतना।
रुको एक सेकेंड, होल्ड करिएगा। देखो इसमें ये लिखा हुआ है कि आपको वैल्यू में भी बताना है, तो वैल्यू आपको यहाँ पे लिखी हुई है ना, टोटल शेयर कैपिटल कितना था, ये रहा 2.5 करोड़ पेड अप। सो 2.5 करोड़ का हमने निकाला तो था ये 1.875 निकाला था शायद, ये रहा। लेकिन ये बोल रहा है कि 2.5 करोड़ में से सिर्फ 30% मेंबर्स ने वोटिंग करी है, तो अभी मान के चल रहे हैं इतना का इतना ही है ऐसे। सो 2.5 करोड़ का 30% निकालो ज़रा कितना होता है। 2.5 करोड़ मल्टीप्लाई बाय 30%, ये बैठेगा 0.75 करोड़, मतलब देखिए इसका आंसर नीचे दिखाता हूँ मैं आपको, रुको एक सेकंड रुको। यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ये 40% अटेंड किया है मीटिंग में, 30% वोटेड करा है, 3/4 वैल्यू होल्डिंग ऑफ शेल बी 7.5 करोड़। कैसा आया 2.5 करोड़ का 30%, विच कम्स आउट टू बी 5.625 आया। 2.5 करोड़ का 30% ये कुछ गड़बड़ लगे। हाँ वैल्यू में 2.5 करोड़ वो थे ना, मल्टीप्लाई बाय 10 भी तो होगा। सो 25 करोड़ का तो पेड अप कैपिटल था ना। सो 25 करोड़ मल्टीप्लाई बाय 30%, 7.5 करोड़ आ गया। 7.5 करोड़ का 3/4 वैल्यू ले लो, 3 × 3/4 वो आ जाएगा ये 5.625, तो आंसर 5.625 आ जाएगा। ये रहा 5.625। अब ये कैसा आया फिर से बताता हूँ, देखो 2.5 करोड़ के तो इक्विटी शेयर्स हैं, हमारी टोटल शेयर वैल्यू जो है ना 25 करोड़ की है, ठीक है। तो 25 करोड़ का 30% ले लो और उसका 3/4 ले लो, बस। देखो 25 मल्टीप्लाई 30% मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइड बाई 4, तो ये आ जाएगा 5.625। ये रहा आंसर, ऐसे निकलेगा ये थोड़ा टेक्निकल था। चलो नेक्स्ट करते हैं। केस सिनेरियो 18 दे रखा है, इसमें 3 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये तो कुछ नहीं है। अब देखो आ गया क्वेश्चन, हेलो बड़े ध्यान से ध्यान रखना। लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग ऑर्डर विद NCLT किसे करना है, कंपनी को फाइल करना है, ROC को फाइल करना है जो ऑर्डर है। अब इन्होंने डेट नहीं पूछी है, रिसीट नहीं पूछा है। अब देखो बहुत सारे ऑप्शंस दे रखे हैं। अब एक चीज़ देखो, मैं इसमें एक चीज़ दिखाता हूँ आपको, ये बात ध्यान रखना, रिसीट था इसमें, रिसीट ऑफ ऑर्डर। द ऑर्डर डेटेड 2 अगस्त को पास किया NCLT ने, तो पास से हमें देखना है या रिसीव से देखना है? हमें रिसीव से देखना है। रिसीव्ड बाय ऑन 6 अगस्त। 6 अगस्त से 30 डेज़ कितना हुआ, लगभग 5 सितंबर। ये रहा 5 सितंबर। इतना बारीक से पूछ रहा है इंस्टीट्यूट। मिनिमम हाउ मच इक्विटी शेयर होल्डर इज इन वैल्यू टू बी रिक्वायर्ड स्पेशल मेजॉरिटी इन फेवर ऑफ द स्कीम इफ ऑल द मेंबर्स अटेंड एंड वोट एट द मीटिंग। अब इसके लिए तो मुझे क्वेश्चन में देखना पड़ेगा कि कितनी वैल्यू के हिसाब से इनका वो है, इनका पेड अप शेयर कैपिटल। तो इनका पेड अप शेयर कैपिटल कितना है, 30 करोड़ है, कंसिस्टिंग ऑफ 30 करोड़ वन ईच। तो आई थिंक 30 करोड़ का ही चाहिए होगा। 30 करोड़ मल्टीप्लाई बाई 3/4 कितना हो जाएगा, 22.5 करोड़ इन वैल्यू। 22.5 करोड़ इन वैल्यू हो जाएगा, ये रहा 22.5 करोड़ इन वैल्यू। सही है। मिनिमम हाउ मेनी मेंबर्स मिनिमम हाउ मैनी मेंबर्स ऑफ द इतना मस्ट एग्री टू अरेंजमेंट। 50% ऑफ द टोटल मेंबर्स अटेंड किया है और 40% ऑफ द टोटल मेंबर ने वोट किया है।
तो हमें तो सिर्फ वोट ही देखना है, तो 50% ही देख लो ना डायरेक्टली। कितने मेंबर्स हैं इसमें, ये देखो, देखो कहीं पे लिखा हुआ होगा ज़रूर कितने मेंबर्स हैं टोटल। ये रहा 50,000 मेंबर्स हैं। सही है, 50,000 का मैं 40% ने अटेंड किया है, तो मल्टीप्लाई 40% करो, 20,000 ने अटेंड किया है, तो मतलब हमें कितना मेजॉरिटी चाहिए, 10,000 एक की मेजॉरिटी चाहिए। ये रहा 10,001 की मेजॉरिटी चाहिए हमें। देखो ये देखो 5 सितंबर लिखा हुआ है, 30 डेज ऑफ रिसीट लिखा हुआ है, रिसीट ऑफ द ऑर्डर। यहाँ पर आ जाएगा 22.5 करोड़ और ये आ गया 10,001 मेंबर्स। सही है, 40,000 ये ऐसे करके ये ऐसे सॉल्व हो गया। चलो नेक्स्ट सिनेरियो देखते हैं। केस सिनेरियो 19 है, इसमें 3 क्वेश्चन है। मैंने आपको बोला था ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है। क्वेश्चन पूछा है ऑब्टेन एंड फाइल विद एनसीएलटी, सर्टिफिकेट जो देना होता है एनसीएलटी को 133 का फ्रॉम स्टैट्यूटरी ऑडिटर। याद है आपको, याद आया क्या देना होता है उसमें, कन्फर्मिटी। अब देखो क्या लिखा हुआ, इट इज़ इनकम्बेंट नॉट इनकम्बेंट, तो ये तो कथा गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस की वजह से ना, गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस के मे ऑब्टेन, मे तो है ही नहीं, इज़ रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन द सेड सर्टिफिकेट फ्रॉम द स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ, तो इज़ रिक्वायर्ड ही लिखा है, कंपलसरी है, इज़ रिक्वायर्ड, इसलिए मैंने आपको वहाँ पे लिखा था इट इज़ मैंडेटरी। ठीक है, इट इज़ मैंडेटरी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये पूछ रहा है शेयर होल्डिंग इन वैल्यू चाहिए, मेजॉरिटी इन मेंबर फेवर में होने चाहिए, ऑल द मेंबर अटेंडेड एंड वोटेड एट द मीटिंग, सारे मेंबर ने अटेंड किया और मीटिंग में वोट किया। अब देख लेते हैं इसमें टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं। इस वाले में 60,000 मेंबर्स हैं, तो 60,000 का सब ने अटेंड करके वोट किया है, तो आई थिंक ये तो इजी होना चाहिए। सब ने अगर अटेंड करके वोट किया है तो मोर देन 50। अच्छा, इसमें वैल्यू पूछा है, तो वैल्यू हम देखते हैं इसमें पहले। वैल्यू टोटल पेड अप वैल्यू कितनी है, 50 करोड़ है पेड अप वैल्यू, है ना, 50 करोड़ है ना। तो 50 करोड़ का 3/4 कितना हो गया, 37.5 करोड़। तो अब इसका आंसर देखते हैं हम, ये रहा 37.5 करोड़, यहाँ पर आ गया। सही है, चलो नेक्स्ट करते हैं। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने चाहिए, अग्री टू बी स्कीम, 30% ऑफ टोटल मेंबर ने अटेंड किया है, 20% ऑफ टोटल मेंबर ने वोट किया है, तो हमें तो वोट से मतलब है 20% ऑफ द टोटल मेंबर। अभी हमने मेंबर देखे थे ऊपर कितने हैं मेंबर्स, 60,000, तो 60,000 का 30% ने वोट किया है, राइट। एक बार देख लूँ मैं ज़रा क्या पूछा है, 20% ने वोट किया है, तो 20% ने वोट किया है, तो 12,000 ने वोट किया, तो हमें 6,001 का अप्रूवल चाहिए, 6,001 का अप्रूवल चाहिए हमें। ये रहा मिनिमम 6,001 मेंबर्स का अप्रूवल चाहिए हमें। ठीक है, ओके, चलो ये भी हो गया। अब आपको समझ में आ रहा होगा क्या इंपॉर्टेंस है इस वाले सेक्शन की। अब ये केस सिनेरियो 21 है, इसमें एक ही क्वेश्चन है बस, देख लेते हैं ऐसे भी। हाँ, ये इंपॉर्टेंट आ गया, देखो टाइम पीरियड इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को टू मेक रिप्रेजेंटेशन, 30 डेज है, याद है। 45 तो गया। अब देखो 30 डेज कहाँ से है, फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिस से है या डेट ऑफ रिसीट से है। अब आप मुझे बताओ, एक बार ना नीचे कमेंट में लिख दो यार, फटाफट लिख दो, फ्रॉम डेट ऑफ नोटिस है या डेट ऑफ रिसीट है, तो मैं मान जाऊँ कि हाँ ठीक है, आपने पूरा लेक्चर ढंग से सुना है। मैं वेट कर रहा हूँ, डेट ऑफ रिसीट है या डेट ऑफ नोटिस है। यस, यू आर राइट, डेट ऑफ रिसीट। इसीलिए मैं बोल रहा था आपको कि थोड़ा
पूरे चैप्टर का एक मैंने वो दे रखा है ना ऊपर एक ट्रिक, वो ट्रिक बहुत काम में आएगी आपके। ये रहा फ्रॉम डेट ऑफ रिसीट। इसमें 4 हैं केस सिनेरियो 32 में, इसे भी देख लेते हैं। शेयर होल्डर ऑब्जेक्शन कर रहे हैं तो कितना ऑब्जेक्शन, लेकिन ऑब्जेक्शन का क्वेश्चन नहीं है, देखो घुमा रहा है। मेजॉरिटी ने हु अटेंडेड द वोटिंग वोट मीट करा, मतलब हु अटेंडेड वोट एट द मीट, विच काइंड ऑफ मेजॉरिटी इज रिक्वायर्ड फॉर द अप्रूवल। कौन सी अप्रूवल के लिए कौन सी मेजॉरिटी चाहिए? सिंपल मेजॉरिटी चाहिए इसमें, तो सिंपल मेजॉरिटी चाहिए। 60% भी नहीं चाहिए, 75 भी नहीं चाहिए, फुल मेजॉरिटी भी नहीं चाहिए, सिंपल मेजॉरिटी चाहिए 50% से ज़्यादा। अब क्या क्वेश्चन है, देखो ट्राइब्यूनल ने ऑर्डर किया है मीटिंग शेयर होल्डर्स की, नोटिस किस किस को जाना चाहिए? ओनली बाय देमसेल्फ कीपिंग इन व्यू इंपॉर्टेंस ऑफ द मीटिंग ना, बाय देमसेल्फ और थ्रू प्रॉक्सीज अपॉइंटेड बाय देम, ये हो सकता है by themselves or through proxies appointed by them, but any such appointment proxy must hold minimum 1 share in the company। मैंने ऐसा कुछ बताया नहीं, 1 शेयर होना चाहिए नहीं होना चाहिए। by themselves or through proxies appointed by them or by postal ballot, तो postal ballot से भी कर सकते हैं, ये मैंने आपको बताया था, तो आंसर ये है डी। अब क्वेश्चन नेक्स्ट है कि considering the value they hold, which kind of majority is values required approval of the scheme। तो इसमें स्पेसिफाइड मेजॉरिटी, स्पेसिफाइड मेजॉरिटी ऑफ परसेंट हु कास्ट वोट इन फेवर, 50% और मोर इन वैल्यू, 60% और मोर इन वैल्यू, 75% मोर इन वैल्यू, 90% मोर इन वैल्यू। अब बताओ क्या होगा, जल्दी बताओ फटाफट। 75% ऑफ द मोर इन वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेयर होल्डर ने ऑब्जेक्शन रेज करा है। ऑब्जेक्शन अब याद आ गया होगा, ऑब्जेक्शन वाला शेयर होल्डर मतलब मेंबर्स ने रेज किया है, तो 5% तो क्रिएटर का था और 10% था शेयर होल्डर का। आंसर क्या आ जाएगा? 10%। ये रहा, ठीक है। ये देखो सिंपल मेजॉरिटी बाय देमसेल्व्स थ्रू प्रॉक्सीज और बाय पोस्टल बैलेट, 75%, 10% हो गया। चलो अब लास्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं, बहुत जल्दी लास्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं एक बार। ये कुछ केस सिनेरियो दे रखा है। विद रेफरेंस टू द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट, विच वैल्यू ऑफ रिक्विजिट मेजॉरिटी विल बी कंसिडर्ड फॉर अप्रूवल ऑफ द स्कीम। अब 3/4 तो है, लेकिन शेयर्स हेल्ड बाय इतना मेंबर्स, कितने मेंबर्स अपने मीटिंग अटेंड कितनी करी है वो देखना पड़ेगा इसमें। तो मैंने ये यहाँ का इसका ये पूरा समरी यहाँ बना रखी है। देखो 800 मेंबर थे, उसमें से 650 ने वोट किया है, जिसमें से 150 ने एब्सटेन किया था, तो 650 की मेजॉरिटी लगेगी। बस यही पूछा है इसमें, 3/4 इन वैल्यू में 650 मेजॉरिटी, आंसर ये रहा। अब पूछा है कि ऑब्जेक्शन रेज कराए, ऑब्जेक्शन रेज कराए किसने? डेट ओन मतलब क्रेडिटर ने ऑब्जेक्शन रेज कराया, तो 2% आएगा, 5% आएगा ऑब्जेक्शन, 15% आएगा, 20% आएगा। बताओ क्या आएगा जल्दी? 5%। ऑब्जेक्शन जो है 5% वाले ही रेज कर सकते हैं। बस ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे आपके उसमें भी। अब देखो ये अच्छा क्वेश्चन है। रिप्रेजेंटेशन सेबी ने भेजा आफ्टर 45 डेज, सेक्टोरियल ने भेजा है। 30 डेज़ का रूल याद है, 30 डेज़ में भेजना चाहिए था। नॉट टेनेबल, इट इज़ रिक्वायर्ड टू बी मेड विद इन 30 डेज़। आंसर है 30 डेज़, सही है। लास्ट क्वेश्चन आ गया है। सर्टिफिकेट इज़ नेसेसरी टू बी फाइल्ड विद ट्रिब्यूनल। किसका सर्टिफिकेट चाहिए? सेंट्रल गवर्नमेंट का चाहिए, रजिस्ट्रार का चाहिए, ऑडिट अकाउंट कमेटी का चाहिए, या कंपनी ऑडिटर का चाहिए? चलो बताओ किसका चाहिए, जल्दी बताओ। ऑडिटर का चाहिए। सो विद दिस लास्ट क्वेश्चन वी आर डन विद दिस सेक्शन। तो अगर आपको ये अच्छा लगा हो वीडियो तो बताइएगा मुझे, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि अगर आपको नेक्स्ट कौन सा सेक्शन का चाहिए, वो मैं सेक्शन कवर करा दूंगा पूरा डिटेल में। आई थिंक अगर आपने ये वीडियो देख लिया ना, बस एक बार भी देख लिया ना, अगर आपने 1.5 पे देखो, 2 पे देखो, जिस पे भी देखना है, 1 पे देखना है, एक बार देख लो। एक बार क्वेश्चन के टाइम पे 1.5 पे कर लेना, बाकी समझने के टाइम पे जैसा भी आपको देखना हो देख लेना। तो आपको जैसे भी देखना हो आप देख सकते हैं इसको इस तरीके से, ठीक है।
तो अब अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो फिर आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा प्लीज़ कि अच्छा लगा ये वीडियो, या फिर आपको और क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए। मैंने मोस्टली सारे के सारे क्वेश्चन कवर कर लिए हैं इसमें। इससे अलावा और कोई क्वेश्चन आने वाला बाहर से, कोई क्वेश्चन बाहर नहीं आने वाला इसके अलावा। तो मैंने आपके जो क्वेश्चन जो कवर कर लिए हैं, टोटल मिला के 34 क्वेश्चन कवर कर लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सही है। इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये ट्रिक है रिमेंबर करने की। फिर ये जो है, अगर आपको ये पूरा देखना हो तो ये फिर से आप यूट्यूब पे मतलब प्लेबैक करके भी देख सकते हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।